ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें जिन देशों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो खाड़ी देश है। सीधे तौर पर वो इस युद्ध में शामिल भी नहीं थे, लेकिन अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले के चक्कर में वो ईरान के निशाने पर आ गए। व्यापार से लेकर सुरक्षा तक के लिए खतरा पैदा होने के बाद वो अब अपनी सिक्योरिटी के लिए अलग गठबंधन बनाने की राह पर हैं। और इन सब के बीच सऊदी अरब में खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों ने अब बैठक की है। इसके बाद सऊदी ने ईरान को हमले रोकने की चेतावनी दी है, क्योंकि ईरान तो चुप बैठने को तैयार ही नहीं है। अमेरिका और इसराइल तो हमला कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसका पलटवार अगर ईरान कर रहा है तो कहां कर रहा है? जो खाड़ी देश है, मिडिल ईस्ट। सऊदी ने कहा है कि अगर हथियार चलाने का अधिकार हमारे पास भी है, हम भी हथियार चला सकते हैं। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मध्य पूर्व में ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और हालिया सैन्य हमलों के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा को स्थिर करना था। यह बैठक ऐसे समय हो रही है दर्शकों, जब मिडिल ईस्ट में हालात तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं। चेंजेस वहां पर देखने को मिल रहे हैं, एक के बाद एक लगातार अटैक हो रहे हैं, चाहे गैस सप्लाई की जगह पर हो या फिर तेल भंडारण पर या तेल प्लांट्स जो है वहां पर लगातार हमला किए जा रहे हैं। खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों के बीच सऊदी अरब ने तेहरान को चेतावनी दी है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि ईरान को अपने पड़ोसियों पर किए गए हमलों के परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को लगता है कि खाड़ी देश जवाब देने में असमर्थ हैं, तो तेहरान गलत है। उन्होंने ईरान पर हद पार करने का आरोप भी लगाया और कहा कि जरूरत पड़ने पर खाड़ी देशों के पास सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है। यानी अब आप समझिए इस बयान से कि पेशेंस लेवल शायद खत्म हो रहा है। जिस चीज की आशंका डे 1 से जब यह हमला हुआ था, हम लगातार जाहिर कर रहे थे और चिंता व्यक्त कर रहे थे कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जिस तरह से ईरान लगातार हमलावर हो रहा है, एक के बाद एक हमले कर रहा है, अगर ये एक साथ होकर तुरंत पलटवार करना शुरू कर दें तो क्या स्थिति रहेगी। और वो ही करीब करीब स्थिति बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि बैठक हुई है और ये बयान बहुत कुछ अपने आप में कह रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के आगे ना तो ब्लैकमेल होंगे और ना ही डरेंगे, ना ही चुप बैठेंगे। साथ ही कहा कि सऊदी अरब की अभी सबसे बड़ी चिंता खाड़ी देशों पर हो रहे हमले रोकने हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध अभी खत्म हो जाए या अमेरिका इसराइल ईरान की मिसाइल क्षमता को और कमजोर करे। बस इतना चाहिए कि उनके देश और पड़ोसी देशों पर हमले तुरंत बंद हो जाए, ये कहा जा रहा है। साथ ही कहा कि ईरान को अपने रवैये पर फिर से विचार विमर्श करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान की कार्रवाइयों का उसे राजनीतिक और नैतिक रूप से उल्टा असर झेलना पड़ेगा। खास बात है कि जब बैठक चल रही थी दोस्तों, तो अब उसी दौरान ईरान ने क्या किया वो आपको बताता हूं। ईरान ने जब यह बैठक चल रही थी तो उसी दौरान ईरान ने रियाद और कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला कर दिया। यानी एक तरफ बैठक चल रही है कि भाई साहब अब ईरान को जवाब देने का वक्त आ गया, दूसरी तरफ ईरान है कि चुप होने को तैयार ही नहीं। और उसने क्या किया, उसने जो रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी है उस पर हमला कर दिया। सऊदी की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान ने कतर, यूएई और रियाद में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाकर बड़े हमले किए। बुधवार देर रात ईरान ने सऊदी, यूएई और कतर में बड़े हमले किए। कतर ने कहा है कि उसके प्रमुख गैस फील्ड को हमले में बड़ा नुकसान हुआ है और रास लफान में दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी उत्पादन सुविधा मौजूद है। क्या है इस पूरे मसले पर, क्या कुछ निकलकर चीजें सामने आई, जरा एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। لقد خططت إيران بشكل مسبق لما نشهده اليوم من اعتداءات آثمة، فهذا السلوك ليس وليد الصدفة، بل هو امتداد لسجل تاريخي قائم
على نهج الابتزاز ورعاية الميليشيات ودعم ذراعها الاستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها. إن الاعتداء على الجيران يعد انتهاكا للعهود والمواثيق بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. كما أن تمويل وتسليح الميليشيات في الدول العربية والإسلامية لا يخدم الوحدة الإسلامية بل يقوضها. لقد أكدت دولنا اليوم بأن على إيران مراجعة حساباتها الخاطئة، فالاستمرار في اعتداءاتها على دولنا لن يحقق لها أي مكاسب وسيفضي في نتائج عكسية تفاقم من معاناتها وتكلفها ثمنا سياسيا عاليا وتزيد من عزلتها. وجددنا الترحيب بما شهده الموقف الدولي من تضامن غير مسبوق حيال الأوضاع الراهنة في المنطقة، تجلى في دعم 136 دولة عضوا في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن 2817 الذي طالب إيران بوقف هجماتها فورا والامتناع عن أي تهديدات أو أعمال استفزازية ضد الدول المجاورة. كما أكدنا على ضرورة تنفيذ القرار فورا ووقف دعم الوكلاء في المنطقة والتخلي عن سياساتها العدائية. وتناولنا أهمية حماية الملاحة والممرات البحرية، وشددنا على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز. तो ये आपने बयान सुना। अब आप समझिए कि इस बैठक में आखिर कौन कौन से देश शामिल थे। दरअसल मेजबान जो है वो सऊदी अरब था। इसमें संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, मिस्र, कतर, जॉर्डन, इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, सीरिया, बहरीन और अल्जीरिया शामिल थे। अब इस बैठक के क्या माने, क्या जरूरत आन पड़ी, इसी को समझने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा देता। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल हिमांशी सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और हमारे साथ मोनिका सूद, विदेश मामलों की जानकार हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आप करूंगा और समझना चाहूंगा कि आखिर 20वां दिन है और 20वें दिन के बाद करीब करीब ये मान लीजिए कि 19 दिन बीतने के बाद सऊदी को याद आता है कि भाई साहब आप मीटिंग कर लेते हैं। ये क्या बताता है, ये मीटिंग क्यों जरूरत आन पड़ी सर? इसमें कोई शक नहीं है कि गल्फ कंट्रीज जितनी हैं, खाड़ी के आसपास जितने देश हैं, इस वक्त थोड़ा हैरान हैं, परेशान हैं। उनको वाकई समझ नहीं आ रहा कि जिस अमेरिका ने उनको बचाना था किसी भी दुश्मन देश के हमले से, वो क्यों फेल हो रहा है। जो एयर डिफेंस अम्ब्रेला अमेरिका ने देना था खाड़ी देशों को, वो कमजोर पड़ चुका है। उस छतरी में छेद होने लगे हैं। तो अभी जो मीटिंग हो रही है खाड़ी देशों की, इसके 3 मुद्दे हैं। एक है कि अपने को किस तरह से सब लोग मिलजुल कर ईरान के हमले से बचाएं। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि अगर गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद है तो क्या सऊदी खाड़ी के सारे देश मिलकर सऊदी अरेबिया के जो लाल सागर में पोर्ट्स हैं वहां से कच्चे तेल और गैस का निर्यात कर सकते हैं। इसी तरह से इराक सीरिया के रास्ते से इरबिल वाला जो पाइपलाइन है उसके थ्रू क्या खाड़ी देश भूमध्य सागर के रास्ते से अपने गैस और कच्चे तेल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शेयरिंग करना पड़ेगा। पाइपलाइन में तो सीमित कैपेबिलिटी होती है, शेयर करना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा जो एजेंडा है जिसके बारे में कोई बता नहीं रहा लेकिन सीक्रेट है, वो है क्या खाड़ी देश एक जॉइंट डिसीजन लेकर, निर्णय लेकर ईरान के खिलाफ कोई मिलिट्री कार्रवाई करेंगे अमेरिका और इजराइल के नेतृत्व में। सबसे आखिरी वाला वाक्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगातार खाड़ी देशों को उकसा रहे हैं कि वह सब मिलकर ईरान पर हमला कर दे। लेकिन तीसरा एजेंडा जो है बहुत ही गुपचुप तरीके से डिस्कस हो रहा है। जी हिमांशी जी, एक चीज जो यूके देवनाथ सर ने कही उससे एक चीज तो क्लियर होती है, साथ ही साथ जो खबरें भी आ रही हैं उससे भी एक चीज निकलकर सामने आती है कि अब जो खाड़ी देश हैं, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं अलग थलग और अब अकेले पड़ गए हैं क्योंकि अमेरिका अब बैकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रही हैं आप? देखिए, एक चीज अरब देशों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अमेरिका उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। दूसरा, ये जो पूरा पैन इस्लामिक या पैन जो अरब ये बातें करते थे, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में भी
कुछ ना कुछ ऐसे फाड़े हैं जिसकी वजह से ये सब आज तक साथ में नहीं है। क्योंकि अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि यूएई और सऊदी अरेबिया न सिर्फ यहाँ पे बल्कि जो भी हुतियों का जो संकट है और वो बहुत सारे संकट हैं जहां पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। जब इन सब पर एक संकट साथ में आया है कि ईरान बहुत क्लियर है कि मैं आप पे हमला इसलिए कर रहा हूं कि आपके यहाँ पर अमेरिका के बेसिस हैं, तो जो भी अमेरिका के अलाइज हैं उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। जब ईरान की आक्रामकता बढ़ गई है, देखिए अभी तक तो इनको लगा था कि अमेरिका कहीं ना कहीं से अपने बेसिस के थ्रू इनको प्रोटेक्ट करने में कामयाब होगा, लेकिन जब वॉर का सिनेरियो होता है तो बेसिस जो होते हैं वही ऐसी जगह होते हैं जहां पे हमला किया जाता है। उसके अलावा जब अमेरिकन जो लोग थे जिसमें कि मिलिट्री या काउंटर इंटेलिजेंस या मोसाद या सीआईए के लोग थे, जब उन्होंने होटलों में शरण ली वहां हमले किए गए अमेरिका की तरफ से। क्योंकि ईरान के ऑयल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ठिकाना बनाया गया, तो ईरान ने पलटवार करके इन देशों के ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। बात की भीषणता यहां तक बढ़ चुकी है कि अब अमेरिका चाह रहा है कि वो जो हार्मुज जल डमरू मध्य है वहां पर उसको कुछ शक है कि ईरान ने वहां पर अपनी मिसाइलें जो जो रखी हुई हैं या वहां पर जो उनकी नाव है जिससे कि वो माइन करते हैं हार्मुज को, वहां पर उसने 2200 के करीब असला गिराया है। तो कहीं ना कहीं देखिए विभीषिका कम नहीं हो रही है, लेकिन इनको समझ में आ गया है कि अगर इनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोगों का टूरिज्म का आना जाना है उसके साथ साथ जिस तरह से अब तबाही मची हुई है, इनका एकजुट होना बहुत जरूरी है। मिलिट्री टर्म में देखिए स्ट्रेटेजी और स्ट्रेंथ दोनों की जरूरत होती है। अब इस समय मिलकर ये स्ट्रेटेजी और स्ट्रेंथ दोनों पे काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का अगर हम अभी तक देखें तो पहले उसका था कि मेरे जो 2 जहाज हैं वहां पे खड़े हुए हैं, युद्धी बेड़ा है, लेकिन वो दोनों पीछे चले गए हैं और उनपे भी नुकसान होने के कुछ खबरें हैं। अब क्योंकि अमेरिका भी पीछे हट रहा है, प्लस नाटो कंट्रीज ने मना कर दिया है कि हम साथ नहीं देंगे, मोस्टली पीपल आर नॉट कमिंग टुगेदर, तो कहीं ना कहीं अब इनको इस चीज का इल्म बहुत तरीके से हो गया है कि अब इनको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा और इसी दिशा में ये लोग कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की दिशा में ये बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन क्या ईरान को कोई भी इस तरह की धमकी जो उसको दी जा रही है कि परिणाम भुगतने पड़ेंगे, मानने को तैयार होगा या झुकने को तैयार होगा? बड़ी बात ये है। जी मोनिका जी, हिमांशी जी ने भी यही कहा कि उनकी बातों से जो कि प्रेशर क्रिएट करने की बात की जा रही है ईरान पर, खासकर सऊदी की अगर बात की जाए तो ये जो सऊदी ने कहा है तो ये एक तरह से प्रेशर क्रिएट कर रहा है या वाकई वो वॉर के मूड में आते हुए नजर आ रहे हैं? मैम अनम्यूट करिएगा। पहले ऐसा था कि हम सोच रहे थे कि शायद ईरान झुक जाएगा जब तक वॉर नहीं शुरू हुई थी, पर जैसे ही वॉर शुरू हुई हम ये नहीं भूल सकते कि ईरान जो है वो एक बड़ा सिविलाइजेशनल कंट्री है जो कि झुक नहीं रहा है और ना ही वो आगे झुकेगा। अब रही बात अमेरिका की या जो भी खाड़ी देश है उनकी, जो अमेरिका है, देखिए अमेरिका खुद तो दूर से बैठ के अपना काम कर रहा है। सबसे ज्यादा इजराइल पे हमले हो रहे हैं और इजराइल ही हमले कर रहा है। जितने अपने, जैसे अभी हिमांशु जी ने भी बताया कि जो जहाज थे इनके इन्होंने पीछे करवा लिए, वैसे ही जब इनके जो पोस्ट थे, जो उनके कैंप्स थे और जगह जगह जहां पर उन्होंने पूरे गल्फ में बिछाए हुए थे, वहां जब इनके ऊपर बम गिराए गए और इनके ऊपर जब हमला हुआ तब अमेरिका ने रिएक्शन देना शुरू किया। अब बात यहाँ पर आगे खड़ी हो जाती है कि जो सऊदी अरेबिया है या हम यूएई बहरीन की बात करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि अब हर कोई अपने अपने बारे में सोच रहा है। जो पूरे का पूरा गल्फ है वो अंदर से फ्रैक्चर हो चुका है बिल्कुल। हर कोई हर किसी के साथ लड़ रहा है और अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। इसलिए इनको लगता है कि आज हमें अपने लिए, खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यूएस पर जो भरोसा था वो इनका नहीं रहा है। यूएस ने एक भरोसा दिया था कि हाँ हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम जब चाहेंगे, जब तुम चाहोगे हम तुम्हारी मदद करेंगे। पर इस समय हर कोई अकेला जो है उसको अकेला पड़ गया है। इसलिए जो सऊदी है अब उसने अपना खुद का सोचा है कि मीटिंग करके तैयार करें कि अगर ईरान
नहीं झुकता है तो उसको कैसे काबू में लाया जाए। पर इस टाइम की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि ईरान के पास अभी भी इतना अंदर असला और हर चीज जमा हुई है कि वो लोग अगर चाहें तो 5 से 7 साल आराम से इस युद्ध को जारी रख सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।